मुश्किलों का कुछ इस कदर सामना करो ताकि जीते तो भी इतिहास बन जाए और हारे तो भी इतिहास बन जाए। हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लॉस के ऊपर। न्यूज फ्लैश में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को। बहुत ही बेहतरीन होने वाले हैं। 24 मई 2021 के करंट अफेयर हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये बात तो तय है कि आप लोगों को करंट अफेयर काफी पसंद आ रहा है, लेकिन आप लोग इसे शेयर नहीं कर रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से सबसे बड़ी शिकायत ही ये है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज कवरेज के साथ में। वैक्सीन पर भारत के अभियान को यूरोपियन यूनियन का भी साथ। देखिए, भारत चाहता क्या है? भारत ये चाहता है कि जो वैक्सीन है उसको पेटेंट से मुक्त कर दिया जाए, और इसी का साथ दिया था दक्षिण अफ्रीका ने। लेकिन अब जो है अमेरिका के बाद यूरोपियन यूनियन जो है वो भी ये कहने जा रहा है कि इसको पेटेंट से मुक्त कर दिया जाए। अब एस शंकर जो हैं वो मंडे को यानी कि आज के दिन अमेरिका की 5 दिन की यात्रा पर जाने वाले हैं, और वहां पर देखा जाएगा कि क्या डिसीजंस लिए जाते हैं। भारत की स्थिति, दूसरे देशों के लिए चेतावनी, करें तैयारी आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि वहां पर चीफ इकोनॉमिस्ट जो हैं गीता गोपीनाथ, उनके द्वारा ये कहा गया है। उन्होंने ये कहा कि जो भारत की स्थिति है इससे दूसरे देश जो हैं वो सीख ले, क्योंकि भारत के अंदर दूसरी कोविड की लहर चल रही है। भारत वैक्सीनेशन करने के अंदर काफी पीछे है, और गीता गोपीनाथ के द्वारा यह भी कहा गया कि यदि यही रफ्तार रही तो दिसंबर 2021 तक भारत केवल 35% लोगों को ही वैक्सीनाइट कर पाएगा। तो आईएमएफ के जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? क्रिस्टीना जॉर्जाविया। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। ब्रेटन वुड्स जो सम्मेलन था उसके तहत वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की स्थापना की गई थी, इसीलिए दोनों को जुड़वा संस्थाएं कहा जाता है। वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो है डेविड मालपास। चलिए, पाकिस्तान में फिर से बन रहे गृह युद्ध के हालात। पाकिस्तान सुधर नहीं रहा है, क्या करे? आप भी थोड़ा सा एडवाइस कीजिए कि कैसे इसे सुधारा जाए। तो चलिए, आपकी एडवाइस जो है उसको कंसिडर किया जाएगा, लेकिन पहले हम लोग देख लेते हैं 1971 के अंदर जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, तो उसके बाद में जन्म हुआ था बांग्लादेश का। तो बांग्लादेश 1971 में बना, लेकिन जब पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध हुआ था तो नए देश का निर्माण हुआ। ठीक इसी प्रकार अब जो है वो बलूचिस्तान के अंदर कई दंगे भड़क रहे हैं। तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय के अंदर पाकिस्तान के अंदर नया स्टेट या फिर नया देश जो है वो पाकिस्तान से अलग हो जाए। पाकिस्तान के 4 प्रांत हैं, सिंध है, पंजाब है, खैबर पख्तून है और बलूचिस्तान है। तोकते के बाद अब मंडराया यास चक्रवात का खतरा। यास ओमान के द्वारा यह नाम दिया गया है, और तोकते को नाम दिया था म्यांमार ने। तो तोकते जो आया था ये अरब सागर के तट पे आया था, यानी कि हम लोग कहें पश्चिमी तट पर, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात। जबकि यास जो है ये अब उड़ीसा, उसके बाद में आंध्र प्रदेश, इन तटों पर ये टकराएगा। देखिए, जो नाम दिए जाते हैं, नामकरण कैसे किए जाते हैं? हिंद महासागर को टच करने वाले कुल 13 कंट्रीज हैं। एक कंट्री जो है वो 13 नाम सुझाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि 13 देशों के द्वारा 13 नाम, अर्थात 169 नाम जो हैं वो सुझाए जाते हैं, और बारी बारी से हर देश का नंबर आता है ये नाम रखने के लिए। भलसवा झील को बचाने के लिए बनाए योजना, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जिसकी स्थापना 2010 में की गई थी, उसके द्वारा दिल्ली में स्थित एक झील को बचाने के लिए निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि सीवेज का जो पानी है वो इस झील में आकर मिल रहा है, जिससे ये प्रदूषित हो रही है। देखिए, कोई यदि पानी प्रदूषित है, कोई झील यदि प्रदूषित है, कोई नदी प्रदूषित है, तो फिर उसके पॉल्यूटेंट के जो आंकड़े हैं उसको काउंट किया जाता है, उसको मेजर किया जाता है बीओडी के द्वारा, यानी कि जो बायो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसके द्वारा मेजर किया जाता है कि वो कितनी पॉल्यूटेंट है। देश में ब्लैक फंगस के करीब 9000 मामले सामने आए। देखिए, ब्लैक फंगस मतलब म्यूकोरमाइसिस। म्यूकोरमाइकोसिस जो है इसके लिए मैंने एक सेपरेट लेक्चर भी कल अपलोड किया था, क्योंकि गुजरात के अंदर हॉट स्पॉट बन चुका है म्यूकोरमाइकोसिस का।
इसीलिए सबसे पहले एपिडेमिक घोषित करने वाला राजस्थान पहला राज्य था, दूसरा इसमें बना था तेलंगाना, उसके बाद में फिर हरियाणा, और अब जो है वो बन चुका है गुजरात। तो 9000 मामले सामने आ चुके हैं। एपिडेमिक एक्ट जो है 1897 का, उसके तहत इसको एक एपिडेमिक डिजीज घोषित किया जाता है और सारे जो पावर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में चले जाते हैं। मैंने थोड़ा सा इसको सेपरेट लेक्चर में अच्छे से समझा रखा है। ओली ने दी विपक्ष को पटखनी, नेपाल में फिर चुनाव की घोषणा। केपी शर्मा ओली ये कुर्सी छोड़ने को तैयार ही नहीं है, क्या किया जाए इनका। तो फिर अब जो है ये वापस से इन्होंने विद्या देवी भंडारी के सामने अपना दावा जो था वो प्रस्तुत किया, और दूसरी तरफ देवबा थे तो उन्होंने भी अपना दावा प्रस्तुत किया, लेकिन विद्या देवी भंडारी ने किसी का दावा जो है वो मानने से इनकार कर दिया, माना नहीं। और इसके बाद में अब जो है 19 और 20 नवंबर को इलेक्शंस नेपाल के अंदर करवाए जाएंगे। केपी शर्मा ओली को 30 दिन का समय दिया गया था अपना बहुमत साबित करने के लिए, और उन्होंने फ्राइडे को, मतलब अंतिम दिन जो है उससे पहले ही विद्या देवी भंडारी के द्वारा संसद को भंग कर दिया गया। मध्य प्रदेश में महिलाओं ने बनाए आपदा कोष, बिना ब्याज दे रही हैं कर्ज। सोच के देखिए कि महिलाओं के द्वारा उठाया गया बहुत ही बेहतरीन कदम है ये। यहाँ पर 5000 रुपए की राशि दी जाती है और ये भी नहीं कहा जाता कि आप इसे कब लौटाएंगे, तो बिना ब्याज के जो है विदाउट एनी इंटरेस्ट, सोच के देखिए कि बिना ब्याज के ये पैसा दे रही हैं, और ये कदम भी महिलाओं के द्वारा उठाया गया है। मध्य प्रदेश की बात है ये। 701 यानी कि 701 जो है वो वन स्टॉप सेंटर्स बनाए गए हैं और 3 लाख से ज्यादा महिलाओं को मदद मिल चुकी है। क्या है ये कि महिलाओं पर जो अत्याचार किए जाते हैं उससे संबंधित मदद जो है वो इन वन स्टॉप सेंटर्स पर दी जाती है। मतलब एक ही छत के नीचे सारी मदद जो है वो की जाती है वन स्टॉप सेंटर्स के ऊपर। स्टडी ग्लॉस आप लोग के लिए लेके आता है बहुत ही बेहतरीन कंटेंट, नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आपको सेशन पसंद तो आ रहा है? जो भी आपका फीडबैक हो वो मुझे दिया करो। यदि आप लोगों की तरफ से कोई भी एडवाइस हो कि सर इसमें इस पोर्शन को इंक्लूड कर लीजिए, तो वो भी हम लोग इंक्लूड करना शुरू कर देंगे। चलिए, किस देश के द्वारा प्रशांत महासागर में यानी कि पैसिफिक ओशियन के अंदर 800 मीटर का ड्रिल किया गया है? सोच के देखिए कि प्रशांत महासागर में 800 मीटर का ड्रिल करने की कहां जरूरत पड़ रही है। बिल्कुल ये जरूरत पड़ सकती है जापान को, क्योंकि 2011 के अंदर वहां पर सुनामी आई थी और काफी जान माल की हानि हुई थी। इसलिए जापान ने डिसाइड किया कि पैसिफिक ओशियन के अंदर 800 मीटर का एक ड्रिल किया जाएगा और पृथ्वी के नीचे जो भी स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी करके ये पता लगाया जाएगा कि अगली बार से यदि कोई सुनामी आती है तो फिर उसको पहले से ही कैसे प्रेडिक्ट किया जाए। तो जापान ने ये पहली बार नहीं, 1978 के अंदर आप लोगों को पता होगा कि सबसे गहरा जो ट्रेंच है कौन सा, मेरियाना ट्रेंच, उस पर भी क्या किया था इन्होंने 4.3 मीटर का ड्रिल किया था। मतलब काफी कम ये तो डेप्थ थी, अब तो 800 मीटर कर दी गई है, क्योंकि 1978 की बात है, इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी। तो अब जो है वो 800 मीटर का ड्रिल किया गया है। तो देखिए आप अब तक का सबसे गहरा ये ड्रिल है। जापान के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करें तो यहां देखिए, जापान में 2011 में जो सुनामी आई थी वो इसके ईस्टर्न कोस्ट पे आई थी, मतलब पश्चिमी तट पर ये सुनामी आई थी। मतलब हम लोग बात करना चाहें इस मैप में तो लगभग यहाँ पे जो था ये इसका सेंटर था। देखिए जब भी भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, तो एक सेंटर तो होता है इसका अर्थ की सरफेस के ऊपर और एक होता है नीचे, ठीक है। इसे तो कहते हैं फोकस पॉइंट और इसे कहते हैं अर्थक्वेक का ईपी सेंटर। तो दोनों के बारे में आप लोग याद रखना, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। तो जब ये फोकस से वेव्स उठना शुरू होती हैं तो इनको कई पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, जैसे एस है, जैसे पी है, जैसे एल, ये जो कई प्रकार की है, जैसे सेकेंडरी है, प्राइमरी है, लॉन्गिट्यूडनल है। सबसे खतरनाक जो है वो लॉन्गिट्यूडनल रहती है और वो क्या होती है कि जो सरफेस है वहां पे ट्रेवल करती है, धीरे ट्रेवल करती है, लेकिन विनाशकारी यही होती है। जापान को हम लोग 4 द्वीपों के अंदर बांट सकते हैं। कौन कौन सी? एक तो है होकाइडो,
फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, फिर है होन्शु, फिर है शिकोको और फिर है क्यूशु। तो यही इनका नॉर्थ टू साउथ क्रम है और ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। ठीक है, तो जापान के पूर्वी तट पर यह सुनामी आई थी और इसलिए ये ड्रिल किया गया है कहां पर, उत्तरी प्रशांत महासागर के अंदर, मतलब इसके नजदीक जो है यहां पर ड्रिल किया गया है ताकि एक स्ट्रक्चर को समझा जा सके कि पृथ्वी के अंदर स्ट्रक्चर में क्या हलचलें हो रही हैं। यहाँ पे देखिए कि जापान की जो राजधानी है टोक्यो, वो होन्शु द्वीप पर स्थित है। आप लोग को एक जगह का नाम पता होगा, एक तो है नागासाकी, एक तो है नागासाकी। नागासाकी पर जो बम गिराए गए थे वो 6 अगस्त 1945 को गिराए गए थे, मैंने पहले भी बताया है। और हिरोशिमा पर गिराए गए थे 6 अगस्त 1945 को और नागासाकी पर गिराए गए थे 9 अगस्त 1945 को। ठीक है, थोड़ा सा करेक्ट कर लेना इसको। और ये जो हिरोशिमा है ये स्थित है होन्शु द्वीप पर, जबकि नागासाकी है कहां पर, क्यूशो द्वीप पर स्थित है। यहां पे देखिए मैप के अंदर ये जो है वो कौन सा है, नॉर्थ कोरिया है और ये कौन सा है, साउथ कोरिया। दोनों जो एक दूसरे से अलग होते हैं वो 39 जो लैटिट्यूड है इससे एक दूसरे से ये अलग होते हैं। चलिए यहां पे हम लोग देख सकते हैं मैरियाना ट्रेंच के बारे में। तो नॉर्थ पैसिफिक ओशियन जो है वहां पर स्थित है मैरियाना ट्रेंच और इसकी जो डेप्थ है वो है 11022 मीटर। ठीक है, कई बुक्स में आपको अलग भी देखने को मिलेगा। 11,022 मीटर जो है इसकी गहराई है और विश्व का सबसे गहरा गर्त है मैरियाना ट्रेंच। ये आप लोग जो देख रहे हैं ये है पपुआ न्यू गिनी और पपुआ न्यू गिनी से ही अलग होकर एक नया देश बना था जिसका नाम था क्या, बोगनविले। बोगनविले जो था ये एक नया कंट्री बना था पपुआ न्यू गिनी से अलग होकर। ये है आपके पास में ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये वाला, ये कौन सा है, इंडोनेशिया का है। और यहां पर जापान कहां पर है, ये है जापान। ठीक है, ये है रशिया, ये है चाइना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए पैसिफिक ओशियन जो है, पैसिफिक ओशियन के बिल्कुल किनारों पर एक रिंग पाई जाती है। इस रिंग को हम लोग कहते हैं रिंग ऑफ फायर। इसको हम लोग कहते हैं रिंग ऑफ फायर, इसको कहा जाता है। और पूरे विश्व के लगभग 70% जो अर्थक्वेक आते हैं या फिर वॉल्केनोज हैं, ज्वालामुखी, वो किसके, रिंग ऑफ फायर के किनारों पर आते हैं। तो रिंग ऑफ फायर का निर्माण कैसे हुआ है, हमारे पास में 2 प्लेट्स हैं, एक तो है ओशियनिक प्लेट और एक है कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो जब वो आपस में टकराती हैं तो फिर जो ओशियनिक प्लेट है वो नीचे सबडक्ट हो जाती है और कॉन्टिनेंटल प्लेट उसके ऊपर चढ़ जाती है। तो जैसे ये नीचे की ओर जाती है ओशियनिक प्लेट, तो पृथ्वी के गर्भ में जो गर्मी है उससे मेल्ट होकर पिघल कर ये ऊपर की सतह को तोड़ते हुए बाहर निकलती है और वॉल्केनो का निर्माण करती है। तो यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये है साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका और ये पैसिफिक ओशियन है। यहाँ पर पैसिफिक ओशियन की ओशियनिक प्लेट है और साउथ अमेरिका की कॉन्टिनेंटल प्लेट है। तो दोनों के टकराने से इसके पश्चिमी तट पर क्या बन गए, इसके पश्चिमी तट पर बन गए ज्वालामुखी। इसीलिए एंडीज जो पर्वतमाला है, साउथ अमेरिका के पश्चिमी तट पर एंडीज पर्वतमाला, यहां पर कोटोपैक्सी जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी भी स्थित है। चलिए यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि मैरियाना ट्रेंच जो है उसकी शेप कुछ इस प्रकार से है, लेकिन यहां पे काफी सारा वेस्टेज जो है वो इसके अंदर फिल हो चुका है, इसलिए इसकी गहराई जो है वो आपको कई बार नेट पे अलग अलग देखने को मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो आप लोग याद रखना हर्षवर्धन जो हैं ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, इनको स्टॉप टीबी बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो क्या इन्होंने अब पद संभाल लिया है? नहीं, जुलाई 2021 के अंदर ये अपना पद संभालेंगे और इनका जो टेन्योर रहेगा, मतलब कार्यकाल जो रहेगा वो 3 साल का रहेगा। पूरे वर्ल्ड में यदि पूछा जाए कि टीबी को खत्म करने का जो लक्ष्य है वर्ल्ड में, विश्व में, वो है 2030 का, और इंडिया का जो लक्ष्य है वो कब का है, 2025 का। टीबी जो होता है ये प्रभावित करता है मेनली लंग्स को, और इसका जो बैक्टीरिया है वो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस।
चलिए, इथेनॉल संवर्धन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आप लोग याद रखना, बिहार वो पहला राज्य है जिसने इस नीति को लागू किया। और इथेनॉल का निर्माण जो है वो जैसे भूसे से किया जाता है, जैसे गुड़ है, चावल के टुकड़े हैं, उनसे हम लोग इथेनॉल जो है उसको मिक्सअप कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज ये हैं कि 10% तक आप पेट्रोल के अंदर इथेनॉल को मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बिहार के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करें तो बिहार के लिए एक रिपोर्ट जो थी, यानी कि पूरे वैसे तो इंडिया के लिए ही थी, वो थी रिपोर्ट का नाम इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2021 जो थी वो रिलीज की गई थी। इसमें यह बताया गया कि सर्वाधिक जो पुलिसकर्मी हैं, यानी कि वुमेन जो पुलिस है, पूरे पुलिस की लगभग 25% बिहार के अंदर पाई जाती है। तो बिहार के जितनी भी पुलिस है उसका 25% क्या है, वहां पर महिलाएं हैं। इसी रिपोर्ट में यह बताया गया कि सर्वाधिक जो महिला न्यायाधीश है, वुमेन जो जस्टिस हैं, वो पाई जाती है। वो कहां पर स्थित है? वो है तेलंगाना के अंदर स्थित है। जबकि न्याय करने में सबसे आगे जो स्टेट है वो कौन सा है? वो है महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिला क्रू द्वारा संचालित ऑक्सीजन एक्सप्रेस को किन 2 शहरों के बीच चलाया गया है? यहां पे जलाया गया लिख दिया है, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लेना, ये है क्या? चलाया गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग इसको करेक्ट कर लेना, ये चलाया गया है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। जमशेदपुर से बेंगलुरु के बीच में ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई है, लेकिन यहां पर पूरा जो क्रू है वो वुमेन क्रू है। ठीक है, तो देवलाली से दानापुर, ये ऑप्शन क्या कहता है? ये ऑप्शन कहता है कि फर्स्ट जो किसान रेल है वो चलाई गई थी देवलाली से दानापुर। देवलाली जो स्थित है वो है महाराष्ट्र के अंदर, और दानापुर कहां पर स्थित है? बिहार के अंदर स्थित है। जबकि 100वीं किसान रेल, यानी कि 100 किसान रेल जो है ये कहां से कहां तक चलाई गई थी? संगोला से शालीमार। संगोला भी कहां स्थित है? महाराष्ट्र के अंदर। और शालीमार कहां स्थित है? वेस्ट बंगाल के अंदर। पहली जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई थी, फर्स्ट ऑक्सीजन एक्सप्रेस, वो कहां से कहां तक? मुंबई से विशाखापट्टनम के बीच में चलाई गई थी। तो 7 अगस्त 2019 को याद रखना, 7 अगस्त 2019 को किसान रेल परियोजना की शुरुआत की गई थी। इसमें क्या होता है कि जो भी फल और सब्जियां सड़ने वाली होती हैं तो उनको इजीली किसान से, जो भी प्रोड्यूसर है, मतलब जो उसका कंज्यूमर है, वहां तक, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए कम समय में ये किसान रेल परियोजना शुरू की गई थी। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं, इन्होंने थम्स अप कर दिया है कि बिल्कुल आप जो है वो ऑक्सीजन लेकर गुजर जाइए। तो ये क्या है? ये तो ट्रेन की क्रू मेंबर है। तो ऑक्सीजन एक्सप्रेस में क्या होता है कि जो भी टैंकर्स हैं उनको लोड कर दिया जाता है। ट्रेन की जो व्हील्स हैं, यहां पर पटरी के ऊपर पूरे का पूरा ट्रक जो है इसको ही लोड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन एक्सप्रेस का रूट जो है वो देख सकते हैं। तो पहली जो चली थी वो मुंबई से विशाखापट्टनम के बीच में चली थी। फिर यहाँ पे देखिए नासिक से विशाखापट्टनम है, दिल्ली से चली थी रायगढ़, फिर लखनऊ से बोकारो। तो ये क्या है? ये इसका रूट मैप है। देखिए जब हम लोग बढ़ते हैं इंडिया के इकोनॉमिक जोन की तरफ, तो यहाँ पर जो सी एरिया है, कोस्टल जो एरिया है, वहाँ पर 12 नॉटिकल मील तक, तो 12 नॉटिकल मील तक, फिर आता है 24 नॉटिकल मील तक, और फिर आता है कितना? 200 नॉटिकल मील तक। तो 200 नॉटिकल मील तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन रहता है, जहां पे हम लोग जितना भी रेवेन्यू है, या फिर हमें कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज करनी है, या फिर कोई भी हमको प्लांट लगाना है, तो हम लोग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक लगा सकते हैं। 1 नॉटिकल मील में कितना होता है? 1.852 जो है किलोमीटर, ये होता है 1 नॉटिकल मील के अंदर। देखिए मैं आपको बताऊं एक बात और, कि यहां पे आप लोग देख सकते हैं पाक जल संधि, पाक वाटर स्ट्रेट। तो इसको पाक वाटर, कई बार क्लासेज के अंदर मुझसे पूछते हैं कि सर इसको पाक वाटर स्ट्रेट क्यों कहते हैं? देखिए क्योंकि ये पश्चिमी पाकिस्तान यहाँ पे था, और पूर्वी पाकिस्तान तक जाने के लिए जो रास्ता था, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पाक वाटर स्ट्रेट कहते हैं। चलिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? तो आप लोग याद रखना, मध्य प्रदेश जो था ये प्रथम स्थान पर रहा था।
मातृ वंदना योजना के तहत जो भी महिलाएं हैं इनको क्या दिया जाता है, नगद जो राशि है वो दी जाती है जब ये गर्भवती होती हैं, डिलीवरी जब इनकी होती है, तो जो भी गवर्नमेंट का प्रयास है वो इसके अंदर नगद जो राशि है वो दी जाती है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत। कोरोना एंटीबॉडी के साथ दुनिया की पहली बच्ची ने कहां जन्म लिया था, तो ये लिया था कहां पर, न्यूयॉर्क के अंदर जन्म लिया था। हुआ क्या था इसके अंदर कि एक महिला थी जिसको मॉडर्ना का वैक्सीन जो है वो दिया गया था, लेकिन जैसे 9 महीने के अंदर एक बच्चा जन्म लेता है तो वो वैक्सीन जो है वो लगभग 7वें महीने में दी गई थी। इससे उस महिला की बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज क्रिएट हो गए और फिर वो ट्रांसफर हो गए उस बच्ची के अंदर। इसीलिए एंटीबॉडी के साथ दुनिया की पहली बच्ची ने न्यूयॉर्क के अंदर जन्म लिया था। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा महिलाओं की मदद करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है, तो आप लोग याद रखना कि वन स्टॉप सेंटर जो है ये चलाया गया था। पुराना है ये, 2015 के अंदर जो है इसको शुरू किया गया था। ठीक है, तो अब तक 701 जो है वो बनाए जा चुके हैं वन स्टॉप सेंटर। और यहां पर होता क्या है, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि एक ही छत के नीचे महिलाओं को, चाहे वो कानूनी सलाह हो या फिर कोई हेल्थ से रिलेटेड हो या फिर कोई पुलिस कार्रवाई करनी हो या फिर कोई मेडिकल हो, कुछ भी हो, तो एक छत के नीचे सारी जो हेल्प जो है वो वन स्टॉप सेंटर के तहत दी जाती है। पूरे भारत के अंदर यह अभियान चलाया गया है, जिसको चलाया कब गया था, 1 जनवरी 2015 को। देखिए इसी दिन क्या हुआ था, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग जो है इसको भी स्थापित किया गया था 1 जनवरी 2015 को। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं एल्डर लाइन का है, एक हेल्पलाइन नंबर है 14567। तो जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उनको कोई भी हेल्प चाहिए तो वो इस सेंटर पर कॉल करके हेल्प ले सकते हैं। देखिए वन स्टॉप सेंटर जो है वैसे ये थोड़ा पुराना है, 180 नहीं है, अब इसकी संख्या कितनी हो गई है, 701 बढ़ चुकी है। तो कई जो है इसमें हेल्प की जाती है। फ्रूट केक आंदोलन किस राज्य के में शुरू किया गया था, वो शुरू किया गया था महाराष्ट्र के अंदर। तो महाराष्ट्र के किसानों ने इसको शुरू किया, क्यों किया, क्योंकि जितने भी बेकरी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अपोज करने के लिए कि आप जो है वो केक जो खाएंगे उसको फ्रूट से बना हुआ केक खाइए। आप लोग देखना गूगल पे सर्च करके कि वो फ्रूट से बना हुआ केक जो है वो कैसा होता है। पहली बार अंतरिक्ष में पदार्थ की 5वीं अवस्था कौन सी देखी गई, देखिए पहली कौन सी होती है, पहली तो होती है कौन सी, वेपर, उसकी बाद में लिक्विड, ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं सॉलिड, ठीक है, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं गैस, ठीक है। तो सॉलिड से आगे जब निकल जाएंगे तो हमारे पास में एक संरचना आएगी जिसको हम लोग कहते हैं बीईसी, ठीक है, बैकुलडे आइंस्टीन कंडेंसेशन। फिर यदि वेपर से हम लोग यानी कि गैस जो है इससे पीछे की तरफ चलेंगे तो एक संरचना आएगी, एक स्ट्रक्चर आएगा जिसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। देखिए कैसे हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये तो है पहली, ये है दूसरी, ये है तीसरी, ये है चौथी और ये है 5वीं। तो प्लाज्मा जो है जब गैस होती है तो उसको हाई टेम्परेचर करके, मतलब उसको गर्म किया जाता है जब गैसेस को, तो नई कंडीशन हमको मिलती है कौन सी, प्लाज्मा की। लेकिन जब ज्यादा ठंडा किया जाता है, कोई भी हमारे पास में सॉलिड पार्टिकल है उसको इतना ठंडा कर देते हैं कि वो कंडेंसेट होने लगता है, तो गैस जो है उसको भी कंडेंसेट किया जा सकता है। इसलिए जो भी हमको अब स्ट्रक्चर मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, वो मिलेगा बीईसी। तो अभी रिसेंटली स्पेस के अंदर ये 5वीं अवस्था जो है वो देखी गई है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है, तो आप लोग याद रखना ये वापस से बने हैं नरेंद्र बत्रा। जबकि अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक संघ है उसके अध्यक्ष कौन हैं, उसकी जो हेड है वो है थॉमस बाक। दीपा मलिक जो है वो पैरा ओलंपिक एसोसिएशन की क्या है, अध्यक्ष है। रमेश पंवार को रिसेंटली आपको पता होगा कि वुमन जो टीम है क्रिकेट टीम उसका क्या बनाया गया है, कोच बनाया गया। तो यहाँ पे आप लोग फोटो देख सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन जो है वो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एशिया के लिए ओलंपिक के अंदर कौन सी रिंग जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आप लोग याद रखना येलो जो रिंग है वो एशिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग 1 2 3 4 5 कॉन्टिनेंट देख सकते हैं। कौन कौन से कॉन्टिनेंट यहाँ पे मिस हैं, एक तो है अंटार्कटिका, ठीक है, और एक और कौन सा है, टोटल 7 कॉन्टिनेंट है। सबसे पहले नंबर पे कौन सा आता है, सबसे पहले नंबर पे आता है एशिया, फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है कौन सा, अफ्रीका, फिर आता है तीसरे नंबर पर नॉर्थ अमेरिका, चौथे नंबर पर आता है साउथ अमेरिका,
5वें नंबर पर आता है कौन सा, अंटार्कटिका, फिर 6ठे नंबर पर आता है यूरोप, और फिर 7वें नंबर पर आता है कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे जो मिस है कौन सा है, वो है अंटार्कटिका। तो आप लोग याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओलंपिक के अंदर रिंग जो है वो किस कॉन्टिनेंट के लिए अलॉट नहीं की जाती है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन पर हस्ताक्षर करने वाला देश कौन सा बना है, तो वो बना है कौन सा, इटली। इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो स्थापना है वो 2015 में की गई थी। इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहां पर स्थित है, गुरुग्राम के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। समर अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया, तो समर अभियान जो है वो झारखंड सरकार के द्वारा चलाया गया है। यहां पर जितने भी कुपोषित यानी कि एनीमिया के जो शिकार रहते हैं, जिनमें खून की कमी रहती है, जैसे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, तो उनमें पोषण जो है, न्यूट्रिशन फूड उनको दिया जाए ताकि वो उस बीमारी से उभर सके। इसलिए समर अभियान जो है वो झारखंड सरकार के द्वारा चलाया गया। बैडमिंटन के पैरा ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन सी है, तो आप लोग याद रखना, पलक कोहली एंड पारुल परमार की जो है ये पहली जोड़ी है जिन्होंने बैडमिंटन के पैरा ओलंपिक खेलों के अंदर क्या किया है, क्वालिफाई किया है। बहुत अच्छे से आप लोग याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है, कोई ना कोई जो है इनकी जो ऑर्गन्स हैं, यहाँ हम लोग कहें कि ये दिव्यांग रहते हैं। तो किस भारतीय पैरा जो खिलाड़ी है उसने यूएई के अंदर चल रही पैरा शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है, तो वो आप लोग याद रखना, सिंह राज जो है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंह राज ने इस शूटिंग के अंदर क्या जीता था, इस शूटिंग के अंदर वर्ल्ड कप जो था वो जीता था। ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक इसके अंदर हो गई है, तो आप लोग याद रखना, यहाँ पे शूटिंग वर्ल्ड कप है, ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, शूटिंग वर्ल्ड कप है। चलिए, टोक्यो ओलंपिक के लिए डिस्कस थ्रो में क्वालिफाई करने वाली दूसरी खिलाड़ी कौन है, तो आप लोग याद रखना, कमलप्रीत कौर। कमलप्रीत कौर जो है वो दूसरी खिलाड़ी हैं, जबकि पहली जो खिलाड़ी थी वो कौन सी थी, कृष्णा पूनिया पहली खिलाड़ी बनी थी। चलिए, युवा मामलों के मंत्रालय तथा यूनिसेफ के द्वारा कौन सा अखिल भारतीय अभियान शुरू किया गया है, तो आप लोग याद रखना, यह है यंग वॉरियर। तो यूनिसेफ और युवा मामलों के मंत्रालय, इसके साथ में एक और है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वो इसके साथ में है। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों काम करेगा, ये जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों काम करेगा। इसमें जो यूथ है वो पूरी हेल्प करेगा कि कोविड-19 के अंदर जो भी गलत सूचनाएं दी जा रही हैं या फिर लोगों को टीका लगाने के, वैक्सीनेट करने के लिए जो भी प्रेरित करना है वो भी ये टीम करेगी। तो ऑनलाइन जो भी पोर्टल है उसमें 10 रीजनल लैंग्वेज के अंदर ये अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखना, यंग वॉरियर। इसके बाद में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इनके लिए एक हेल्पलाइन जो है वो भी है, मिस कॉल करके आप लोग इनसे हेल्प ले सकते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, तो आप लोग याद रखना, भारत का जो स्थान है वो है 139, 139वां जो स्थान है वो है भारत का, 139 जो है वो है भारत का स्थान है। और इसमें पहले स्थान पर कौन सा है, तो वो है फिनलैंड। फिनलैंड पहले स्थान पर है, फिर उसके बाद में दूसरे पर है डेनमार्क, तीसरे पर कौन सा है, वो है स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो भारत का स्थान आप देखिए 139 है। और आप लोग पूछेंगे कि सर पाकिस्तान का स्थान कौन सा है, तो पाकिस्तान का जो स्थान है वो है 105। ठीक है, तो भारत की पहली रैंक जो थी वो 144 थी, और अब जो है वो कितनी हो गई है, 139 भारत की रैंक हो गई है। नेपाल की यदि हम लोग बात करें तो नेपाल की जो रैंक है वो है 87। फिर हम लोग बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की है 101। उसके बाद में म्यांमार की जो रैंक है वो है कितनी, 126। और श्रीलंका की और बात कर लेते हैं, श्रीलंका जो है वो कितनी है, 129। ये किसकी है, ये है श्रीलंका की। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नल से शुद्ध जल आपूर्ति के लिए देश भर में कितनी टेस्टिंग लैब जो है वो स्थापित की जाएंगी, तो 2000 टेस्टिंग लैब जो है वो स्थापित की जाएंगी। और जो नल होता है, नल के ऊपर ही एक सेंसर को जोड़ दिया जाएगा ताकि ये देखा जाए कि पानी शुद्ध आ रहा है या नहीं आ रहा। गांव के अंदर 5 जो महिलाएं हैं, 5 जो वुमेन्स हैं, इनको वो टेस्टिंग किट जो है वो दिया जाएगा ताकि ये घर घर जाकर उस पानी की क्या कर सके, जांच कर सके। तो 2024 तक ये लक्ष्य है कि हर घर जो है वो नल से जल पहुंच जाए। और इसमें पहले स्थान पर जो आया था हर घर नल से जल में, तो वो गोवा पहले स्थान पर था। ठीक है, उसके बाद दूसरा कौन सा था, दूसरा था इसके अंदर तेलंगाना।
चलिए, तीसरे पर कौन सा था? अंडमान एंड निकोबार था। और चौथे पर रिसेंटली कौन सा आया है? पौंडीचेरी चौथे स्थान पर आ गया है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो वो आप लोग याद रखना, लग्जमबर्ग जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, सिंगापुर जो है वो सेकंड पोजीशन पे है, आयरलैंड जो है वो थर्ड पोजीशन पे है। ठीक है, तो इसमें भारत का कौन सा स्थान आया है? इसमें भारत की जो रैंक है वो काफी पीछे है। तो मतलब रैंक जो है वो इसके अंदर शो भी नहीं हो रही थी, इतना पीछे जो है वो रह गया था। तो हम लोग बात करें कि जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं उसमें पहले स्थान पर कौन सा आया था? तो वो आया था श्रीलंका पहले स्थान पर, यानी कि साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर श्रीलंका है। उसकी जो प्रति व्यक्ति आय है वो है $3,830 जो है ये प्रति व्यक्ति आय है। उसके बाद भूटान की कितनी है? $3,280। उसके बाद बांग्लादेश की हम लोग बात करें तो $2,227 ये इसकी है। फिर हम लोग बात करें इंडिया की, तो इंडिया की फ्रीडम के अनुसार आप लोग देख लीजिए 1947 है। फिर हम लोग बात करें पाकिस्तान की तो $1,543 जो है वो इसकी है। फिर हम लोग बात करें किसकी? नेपाल की, तो $1,235 जो है, यानी कि $1,235 ये है पर कैपिटल इनकम। ठीक है, तो देखिए अभी ये न्यूज के अंदर चल रहा था कि बांग्लादेश जो है ये भारत से भी आगे निकल गया। बांग्लादेश जो है ये भारत से भी आगे निकल गया, लेकिन बांग्लादेश की पॉपुलेशन वो काफी कम है, 16.3 करोड़ जो है ये तो बांग्लादेश की पॉपुलेशन है। और भारत तो वैसे ही पॉपुलेशन के अंदर आगे है, तो भारत की लगभग 1,30,30,000,000 जनसंख्या भारत की हो चुकी है। लग्जमबर्ग की कितनी है? तो लग्जमबर्ग की तो बहुत कम है, 6 लाख ही जनसंख्या है लग्जमबर्ग की। तो लग्जमबर्ग की केवल 6 लाख ही जनसंख्या है। और नेपाल की कितनी है? नेपाल की है 2 करोड़। भूटान की कितनी है? देखिए भूटान जो है इसकी तो कितनी है? 7 लाख ही जनसंख्या है। चलिए, लग्जमबर्ग की हम लोग लोकेशन यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे है फ्रांस, फ्रांस से ये राइट साइड के अंदर है लग्जमबर्ग। ठीक है, यहाँ पर ये है कौन सा? ये है यूनाइटेड किंगडम, जिसकी कैपिटल है कौन सी? लंदन। चलिए, देश में पहली बार किस जेल में ट्रांसजेंडर रेडियो जॉकी बना है? तो आप लोग याद रखना वो है हिसार जेल। हिसार जेल के अंदर, और हिसार कहाँ स्थित है? हरियाणा के अंदर हिसार स्थित है। इंग्लिश चैनल क्या है? देखिए इंग्लिश चैनल जो है यहाँ पे इस मैप में ही हम लोग देख लेते हैं कि ये है यूनाइटेड किंगडम और ये है फ्रांस, तो दोनों के बीच में जो स्पेस है इसको कहा जाता है इंग्लिश चैनल। और इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन से थे? वुमेन जो थी वो तो थी आरती साहा। आरती साहा। और पुरुष थे, एक सेकंड मुझे याद नहीं आ रहा है, पुरुष जो हैं आरती साहा तो ये तो हो गई महिला। और मिहिर सेन, बिल्कुल एग्जैक्टली मिहिर सेन जो थे ये पहले भारतीय पुरुष थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था। दूरदर्शन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा चैनल शुरू किया गया है? तो आप लोग याद रखना डीडी इंटरनेशनल शुरू किया गया है। जैसे बीबीसी काम करता है वैसे ही अब डीडी इंटरनेशनल काम करेगा। पूरे जो विश्व की खबरें हैं वो डीडी इंटरनेशनल पर बताई जाएंगी। तो चलिए, 7 फरवरी 2021 को उत्तराखंड में हुई त्रासदी की जांच समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो ये बनाए गए थे टीजी वेंकटेश। ये एग्जाम में कंफर्म आएगा, याद रखना। टीजी वेंकटेश जो थे ये इसके अध्यक्ष बनाए गए थे और इन्होंने कहा था कि उत्तराखंड के अंदर जो बाधाएं आती हैं, यानी कि उत्तराखंड के अंदर जो भी त्रासदी होती है वो इस कारण से होती है कि एक तरफ से अरब सागर का मानसून और दूसरी तरफ से बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है ये दोनों आपस में उत्तराखंड के अंदर मिलते हैं। इसलिए वहां पर एक तो कारण इन्होंने ये बताया, दूसरा कारण ये बताया कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलते हैं और पिघलने के कारण अचानक क्या है कि बाढ़ जो है वो आ जाती है। सॉल्यूशन भी इन्होंने बताया कि जितने भी उत्तराखंड के अंदर जो हेलीपैड है, यानी कि हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए जगह जो है वहां पे बनाई जाए जहां पे बार बार त्रासदियां आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भगवान राम पर दुनिया का पहला वर्चुअल स्कूल ऑफ राम कहाँ निर्मित किया गया है? तो ये निर्मित किया गया है BHU के अंदर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर ये निर्मित किया गया है, जिसकी स्थापना 1900 लगभग शायद 16 के अंदर या 14 के अंदर की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी ये मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि किसके द्वारा जो है वो BHU की स्थापना की गई थी। यहाँ पे क्या होगा कि भगवान राम से संबंधित, यानी कि उनके जीवन से संबंधित जो भी चरितार्थ है, यात्राएं हैं, उनको इस स्कूल ऑफ राम के अंदर क्या किया जाएगा? चरितार्थ किया जाएगा। फिर जो भी शिक्षाएं हैं उनको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। बच्चों का एडमिशन जो है वो यहाँ पे होगा।
चलिए, किस देश के द्वारा फिलिस्तीन को 1700 करोड़ रुपए की मदद देने की घोषणा की गई है? ऐसा काम जो है वो यूएसए ही कर सकता है, क्योंकि यूएसए ये चाहता है कि कभी भी दो देशों के अंदर कोई भी शांति जो है वो स्थापित ना हो। एक तरफ उसने इजराइल को ये कह दिया कि आप युद्ध विराम कीजिए, और दूसरी तरफ से फिलिस्तीन को जो है वो सहायता कर दी कि हम जो है आपके देश में जो भी हानि हुई है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सहायता करते हैं। देखिए, और यूएसए जो है वो इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है कि इसको यूनाइटेड नेशंस को, इसीलिए यहाँ पे जो है वो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट था उसमें यूएन के द्वारा बात कही गई, लेकिन उसको इजराइल ने माना नहीं। यूएन ने कहा था कि आप जो है वो सीज फायर की तरफ बढ़िए, इजराइल ने नहीं माना, लेकिन बाद में फिर 3 से 4 दिन जब बीत गए तो फिर इजराइल ने इस चीज को माना था। तो 1700 करोड़ रुपए की मदद जो है वो यूएसए ने दी है, किसको, फिलिस्तीन को। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक हम लोग समझ सकते हैं, ये जो है ये तो है वेस्ट बैंक और ये है गाजा पट्टी। तो वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी ये है मुस्लिम कम्युनिटी के, जबकि यहाँ पर ये जो आप लोग देख रहे हैं इजराइल वाला, ये वाला पूरा एरिया, यहाँ पर रहते हैं यहूदी। ठीक है, तो इजराइल के अंदर एक तो गृह युद्ध चल रहे हैं, और ऊपर से ये गाजा पट्टी पर जो हमास संगठन है उसके साथ में भी ये लड़ रहे हैं। तो इजराइल के अंदर गृह युद्ध इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इजराइल जब आजाद हुआ था तो सऊदी अरब कंट्रीज से कुछ लोग जो थे लाखों की संख्या के अंदर, वो इजराइल के अंदर आए थे, और स्वतंत्रता के बाद वो यहीं पे रह गए, लेकिन वो मुस्लिम कम्युनिटी थी, जबकि इजराइल के खुद के जो लोग हैं वो है यहूदी। तो अब दोनों में क्या होता है, वो टकराव होना शुरू हो गया है। तो ये तो है इनके गृह युद्ध के कारण। लेकिन यहाँ पर हमास जो संगठन है, इसको जो स्थापित करने वाला व्यक्ति था उसका केवल सिर काम करता था, ठीक है, जिसका नाम था यासीन। तो यासीन जो था, इसके द्वारा हमास ग्रुप को स्थापित किया गया, इसका केवल सिर काम करता था, बाकी जो बॉडी थी वो पैरालाइज थी, और 2004 के अंदर इसकी हत्या कर दी गई थी। और फिर उसके बाद इसकी जो बात की कह सकते हैं शायद इसका बेटा है या फिर कोई संबंधी है, उसने इसको पूरा संभाला है, गाजा पट्टी को। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। 57th रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें जो भारत को जो स्थान मिला है वो कौन सा मिला है? तीसरा स्थान इसमें भारत को मिला है, जबकि 2019 में भारत का जो स्थान था वो चौथे स्थान पर था। फर्स्ट पोजीशन पर कौन आया है? वो आया है यूएसए। सेकंड पोजीशन पे कौन है? तो वो है चाइना। देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी को अट्रैक्टिवनेस मतलब जहां पर ज्यादा सूर्य की किरणें पहुंचती हैं तो वहां पर जो रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर एनर्जी, उसको ज्यादा प्रोड्यूस किया जा सकता है। जैसे हम लोग बात करें तमिलनाडु की या हम लोग बात करें राजस्थान की, तो वहां पर 365 दिन में से 325 दिन जो हैं ये सूर्य की रोशनी पहुंचती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सोलर डेज इसको कहा जाता है। तो जितने दिन जो है वो सूर्य की रोशनी पहुंचती है उसको हम लोग कहते हैं सोलर डेज। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। यहाँ पे देखिए यूएसए पहले नंबर पे है, चाइना दूसरे नंबर पे है, तीसरे पे इंडिया, चिली जो है वो 4th नंबर पे है, जबकि मैक्सिको और फ्रांस ने इसमें क्या किया है? इंक्रीमेंट किया है। यहाँ पर सोलर जो एनर्जी है ये इसको ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं। चलिए कल की जो क्वेश्चंस है उनको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में किस हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए बेड आरक्षित होने चाहिए? दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा। डीआरडीओ के द्वारा कौन सा एंटीबॉडी टेस्ट किट जो है वो निर्मित किया गया है? तो वो कौन सा है? डिप्को वैन है। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में जाने वाले मेडिकल आयोग के अध्यक्ष का निधन हुआ है, क्या नाम है उनका? उनका नाम है अरुण कुमार मेहंदीरत्ता। फिर है अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए कृत्रिम जो यानी कि आर्टिफिशियल जो हार्ट है, आर्टिफिशियल लंग्स है, इसके लिए कौन सी तकनीक ECMO जो है वो इजाद की गई है, जिसमें एक पाइप की प्लास्टिक का पाइप होता है, उसको क्या किया जाता है? डायरेक्टली आपके या तो छाती के अंदर, कमर में कहीं भी जो है वो डायरेक्टली इंसर्ट किया जाता है। फिर एक मशीन इसके साथ अटैच की जाती है, उसमें ब्लड आता है, ब्लड से वो CO2 को बाहर निकाल देती है और ऑक्सीजन को क्या कर देती है? वो उसमें इंसर्ट कर देती है। हाल ही में डार्विन आर्च टूटकर गिर गया, जो प्राकृतिक रूप से निर्मित था। यह किस द्वीप पर स्थित है? तो ये द्वीप पर किस स्थित है? गालापेगोस जो है इस द्वीप पर स्थित है। ये किसका द्वीप है? कौन से देश का है? यह है इक्वेडोर का। हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हुआ, इनका संबंध किस आंदोलन से था? तो वो था चिपको आंदोलन से। द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले किस पहले कोच का हाल ही में निधन हुआ है? तो आप लोग याद रखना, द्रोणाचार्य जो पुरस्कार मिला था वो OP भारद्वाज को मिला था पहली बार। इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर 15 जून 2022 को रिटायर होने वाला है। यह किस कंपनी के द्वारा निर्मित किया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा निर्मित किया गया है, और इसकी जगह पे
कौन सा आ गया है? इंटरनेट एक्सप्लोरर एज आ गया है। भारत का पहला रैपिड एंटीजन टेस्ट किट कौन सा है जिसको आईसीएमआर ने मंजूरी दी है? तो वो कौन सा है? कोविशील्ड है। कोविड-19 के दौरान नस्लीय भेदभाव होने के कारण किस देश के द्वारा कानून पारित किया गया? तो वो है यूएसए के। तो ये हमारा स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन था। तो इसका आंसर क्या रहेगा? राजेश बिंदल जो है ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो आप लोग इसको जरूर से याद करना, काफी इंपॉर्टेंट है। आज का स्टडी ग्लॉस आप लोगों के सामने है कि भारतीय मूल की कौन सी महिला स्कॉटलैंड की संसद के लिए चुने जाने वाली पहली सिख महिला बनी है। तो आप लोगों को मुझको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर से करना है याद से। चलिए, स्टडी ग्लॉस आप लोगों के लिए ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट लाता रहेगा। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। और आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए, कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।